प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत सभी किसान मित्रों का और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ हैं मैं रजत। स्वीकार कीजिए हम दोनों का सस्ने अभिवादन और नमस्कार। और एक बार फिर से विजयदशमी की, दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को जी। और रजत, देखिए, हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी की सूंधी खुशबू के साथ साथ उसके सृजनात्मक और प्राकृतिक तत्वों की वजह से ही कहा जाता है कि मेरे देश की धरती सोना उगलती है। उसकी उत्पादकता हम सबके जीवन का आधार बनती है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब हम उस मिट्टी की केयर करें, उसका पर्याप्त ध्यान रखें, उसके पोषक तत्वों का जो स्तर है उसको बनाए रखें, फिर फसलों का उत्पादन करें, चाहे वो रबी की फसलें हों या खरीफ की फसलों का उत्पादन हो। लेकिन सबसे जरूरी होती है कि हम अपने मृदा की सुरक्षा करें, उसके उत्पादक तत्वों की रक्षा कर सकें। और आज का हमारा जो विषय है वो भी यही है कि मिट्टी परीक्षण एवं रबी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन। आमंत्रित विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश चंद मीणा, प्रधान वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी। और बड़ी अच्छी शुरुआत कहना चाहिए, इसे संदर्भ के साथ जोड़ा आपने। देश की मिट्टी की बात तो की ही जाती है। जितनी भी हम देशभक्ति की बात करें, विकास योजनाओं की बात करें, किसी भी फसल की बात करें, किसान योजनाओं की बात करें, मिट्टी से होकर, मृदा से होकर सबका रास्ता जाता है, मंजिलों का रास्ता जाता है। और आज भी हम मिट्टी के परीक्षण संबंधी यहाँ बात करने वाले हैं। डॉक्टर मीणा का एक बार फिर से स्वागत। चूंकि ये फोन इन प्रोग्राम है प्रतिमा, तो हमें अपने श्रोताओं की, अपने किसान मित्रों की, गृहस्थ मित्रों की, जो भी खेती बाड़ी से जुड़े हैं या जो भी इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी फोन कॉल्स का, उनके प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का बिल्कुल बिल्कुल और इंतजार रहेगा। नंबर मैं बता देता हूँ, 23421608 23421608 हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा। दिल्ली से बाहर के यदि आप श्रोता हैं तो दिल्ली का STD कोड 011011 लगाना ना भूलें। और मैं एक बार धीरे से बोल देती हूँ, नंबर 23421608। तो आप नोट कर चुके होंगे और आप हमें निश्चिंत होकर कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न मैं डॉक्टर महेश चंद मीणा जी से पूछना चाहूंगी कि खरीफ की फसलें कट चुकी हैं और रबी फसल लगाने की तैयारियां हैं। ऐसे में किसान भाई अपने खेत की तैयारी किस तरह से करें? मैडम, आपको और किसान भाइयों को सबको पहले विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि अभी किसान भाई त्योहारों के साथ साथ अपनी खरीफ की फसलों की कटाई में भी व्यस्त हैं और इसके साथ ही अभी रबी की फसलों की बुआई की तैयारी एकदम पीक सीजन पे है। जैसे आप जानते हैं अभी सरसों की बुआई कुछ क्षेत्रों में होने लग गई है,
तो किसान भाइयों को जो खरीफ की फसल लेने के बाद जो भी हमारे खेत में फसल के अवशेष बचे हो, और जो हमारे खरीफ की फसल के दौरान, क्योंकि आपने देखा बहुत सारी बारिश जो होती है, बारिश के कारण कभी कभी खेतों में कुछ प्रॉब्लम होने लगती हैं, तो किसान भाई सबसे पहले जैसे कहीं से कटाव का समस्या हुआ हो या कहीं पे क्रॉप का जो अवशेष अतिरिक्त मात्रा में हो, उन सबको एक जगह इकट्ठा करें और एक पिट में डाल के उनका कंपोस्ट बनाएं, जिससे खेत उनका जल्दी साफ सुथरा और अगली फसल के लिए बुआई के लिए तैयार हो। दूसरा, जो कटाव के कारण कहीं कहीं जो मृदा या जिनका खेत में प्रॉब्लम हुआ हो, उसको भी किसान भाई सबसे पहले लेवल करें बुआई से पहले, क्योंकि नहीं तो आने वाली फसल में जब वो अपना उनका सिंचाई और जल प्रबंधन करेंगे तो उसमें उस समय बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जो किसान भाई जैसे कई किसान भाई क्या करते हैं कि अपना ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, हरी खाद करते हैं खरीफ के दौरान, और उन्होंने उनका खेत की एकदम तैयारी कर रखी है, तो किसान भाई सबसे पहले अपनी बुआई के लिए जो फसलों का चयन करें, उसकी कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए करें। एक है उनका सिंचाई की सुविधा, क्या किसान भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है या नहीं, पानी की कितनी मतलब उनकी उपलब्धता है, और उसकी गुणवत्ता क्या है, क्योंकि इसी के आधार पर उनको जो हमारी रबी की फसलों का चयन करना होता है। अब जैसे आप बात करें कि अभी सरसों की बात करें हम, अब सरसों का क्योंकि किसान भाई ऑलरेडी बुआई में बिजी हैं और बुआई करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, जैसे थोड़ा बहुत आपका लवणग्रस्त मृदाएं भी हैं, जो लवणीय और क्षारीय बोलते हैं, तो उनमें भी आराम से हम सरसों की खेती ले सकते हैं। दूसरा, यदि पानी में भी, जैसे अपना जो ये दिल्ली के आजू बाजू का जो हमारा एरिया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी और मिट्टी दोनों में शिकायत है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए फसलों का चयन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी ये हमारा जो विषय है ये युगल विषय है, मिट्टी की जांच तो इसमें है ही है अपने आप में, साथ ही हम रबी फसलों के पोषक तत्वों के प्रबंधन पर भी बात कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आपस में जुड़ा हुआ भी विषय है, कितना दम है इस बात में, मिट्टी की जांच और पोषक तत्वों का प्रबंधन कितने जुड़े हुए हैं आपस में? बिल्कुल, जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो एकदम मृदा परीक्षण पे ही आधारित है। जैसे हमारी अपन हेल्थ की बात करें, अपन कुछ भी मतलब जब अपन बीमार होते हैं, अपने तबीयत ठीक नहीं होता है, तो हमारा सबसे पहले टेस्ट पे आधारित होता है जी। भाई हम एक डॉक्टर है, अपन को कुछ टेस्ट लिखता है, उसी प्रकार मिट्टियों में हम तो बोल भी सकते हैं, अपनी बता भी सकते हैं कि आज हमें क्या फील हो रहा है, कैसा हो रहा है, लेकिन हमारी जो मृदाएं हैं वो तो बोल भी नहीं सकती। तो उनका जो उसको जांचने का कि वो ग्रस्त हैं या एकदम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, या उनको स्वस्थ करने के लिए किस की आवश्यकता है, ये सब जांच पर ही आधारित है। जब हम जांच करेंगे तो उसके जो गुणमान हैं, जो कारक हैं, एक्चुअली जैसे हमारा हम कहें पीएच मान एक जो टेस्ट होता है, तो वो उसकी प्रकृति, जैसे हमें एसिडिटी हो जाती है, हम इनोवा लेते हैं, हाँ, ऐसे हमारा मिट्टी में भी एसिडिटी होती है, तो उसका पीएच मान किस डायरेक्शन में है, तो ये एक टेस्ट है जो उसकी प्रकृति, उसकी नेचर को बताता है। दूसरा हमारा है कि जैसे हम बात कर रहे थे एक लवणग्रस्त, जो हमारा क्षारीय लवणीय मृदा कहते हैं, जो लवणीय मृदा है ये साल्ट कंटेंट होते हैं, जो न्यूट्रल सोलेबल साल्ट अपन जो बोलते हैं, वो मेनली जो साल्ट होता है वो क्लोराइड और सल्फेट का होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव विद्युत चालकता जो बोलते हैं, तो जैसे टेस्ट है, हर टेस्ट का एक इम्पोर्टेंस है, और इसी के आधार पे हमको जो पोषक तत्वों का सिलेक्शन है, इवन हमारे उर्वरकों का सिलेक्शन है, तो जैसे मान लो हम फास्फोरस की बात करें, तो आपके पास एक उसका सोर्स एक डीएपी होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, एक एसएसपी होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है। तो जहाँ जहाँ हमारा पीएच मान ज़्यादा होता है, तो हम मतलब किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं कि भाई आप एसएसपी यूज कीजिए, आप डीएपी नहीं यूज करें उस तरह, क्योंकि उसमें सल्फर है, और सल्फर जब हम मिट्टियों में डालते हैं तो देखो उसके दो फायदे हैं। एक तो आप जैसे तिलहनी फसल ले रहे हैं, सरसों की अपन बात कर रहे थे, तो उसमें ऑयल का जो परसेंटेज है, जो तेल का परसेंटेज है, वो भी बढ़ता है। दूसरी तरह हमारी मिट्टियों को भी वो स्वस्थ करता है। उससे क्या होता है, एसिडिटी जब होगा उसमें सल्फेट से, सल्फर से, तो पीएच मान जो अधिक है वो डाउन होता है, नीचे आता है। तो इस प्रकार आपने बहुत अच्छा बात किया कि जो हमारा मृदा जो परीक्षण है
उसी पे पोषक तत्व प्रबंधन आधारित है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी मृदा जांच की बता दी कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें, साथ ही जब रबी फसलों का चयन किया जाता है तो हमारे किसान भाई कई बार असमंजस में रहते हैं कि कौन सी फसल का हम चयन करें इस समय। तेलीय, जैसे कि आपने बताया तेल वाली जो फसलें हैं, उसके अलावा सब्जियां भी आती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो इस समय पूरी तैयारी के साथ लगाई जा सकती है? मैडम बिल्कुल आपने बहुत सही बात कहा। जैसे हमारे जैसे मेन है आपका अभी जैसे सरसों तो एक है जो तिलहन में है, फिर अपना जैसे गेहूं है जो इस एरिया की सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है, वो इस रबी सीजन में लेते हैं। फिर अपना चना है जो पल्सेस में है। मूंगफली का सीजन खरीफ में चला गया, वो अभी हार्वेस्ट होने के टाइम में है उसका। को लगा सकते हाँ, मटर जो, और देखो जो सब्जियों में है, तो अब जैसे अपन बात करें कि हमारे पास जैसे अभी हम अक्टूबर में हैं, तो अपन अभी अक्टूबर में टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, धनिया, मेथी, ये चीजें सब्जियों में ले सकती हैं। हाँ, सब्जियों में। तो अब जैसे सब्जियों की मैं बात कर रहा था, और सीरियल्स में आपके पास जौ है और आपके पास गेहूं है। दूसरा, इस सीजन में मक्का भी लगाते हैं। जैसे एक हमने खरीफ में मक्का ली, अब रबी की मक्का भी हम आजकल उगाते हैं, तो उसका भी एक पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज और, मैं सवाल पे बढ़ने से पहले अपने श्रोता मित्रों को बता दूं कि ये फोन इन प्रोग्राम है, और आज के फोन इन प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर MC मीणा, डॉक्टर महेश चंद्र मीणा से, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है मृदा विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। और हम आपसे बात कर रहे हैं मिट्टी की जांच और रबी फसलों में पोषक तत्वों के प्रबंधन पर। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं, सवाल जवाब का हिस्सा हो सकते हैं। करना आपको यह कि 23421608 आपको डायल करना है 011 मिलाकर, और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाना है। तो आप जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमें इंतजार है आपके फोन का, और बातों का सिलसिला हम जारी रखते हैं। उससे पहले डॉक्टर साहब एक हम अंतराल लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबद्ध, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक श्रोता मित्र हमारे साथ जुड़े हैं इस अंतराल के ठीक बाद। आइए लेते हैं पहले इनका प्रश्न। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम विनीत हुड्डा है। अच्छा, विनीत हुड्डा है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हरियाणा से बोल रहा हूँ। हरियाणा से, तो सवाल पूछिए अपना, क्या सवाल है आपका? जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जैसे साल के जो पेड़ होते हैं, हाँ जी, सागवान के पेड़ होते हैं, वो क्या रेतीली मिट्टी में लग जाते हैं? अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि जो किसके पेड़ बताए आपने? साल और सागवान के पेड़। सागवान के पेड़ जो है वो रेतीली मिट्टी में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट आपका जवाब दे रहे हैं। हाँ, आपने जो पूछा है कि सागवान के पौधे आप अपनी रेतीली मिट्टी में लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। एक उसमें एक ही चीज है कि आप उसकी जो गहराई है, मिट्टी की गहराई, वो थोड़ा जांच लें कि जैसे आपका मतलब मिनिमम 1 मीटर की जो मिट्टी की गहराई है वो पर्याप्त होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई रुकावट, कोई मतलब हार्ड पेन या ऐसा कुछ नहीं हो, बस यही है। अदरवाइज जो रेतीली मिट्टी में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उगा सकते हैं। थैंक यू। पोषक तत्व डलेगा उसमें ज्यादा? कुछ पोषक तत्व उसमें ज्यादा डलेगा या नहीं? हाँ, पोषक तत्व की मात्रा तो क्योंकि रेतीली मिट्टियों में कम होती है, तो इसलिए आपको प्रबंधन के लिए उसका पर्याप्त, जैसे आपका जो जैविक खाद हैं और जो उर्वरक हैं, उनकी पर्याप्त मात्रा उसमें आपको वार्षिक आधार पे जो उसका सीडलिंग मिलेगा उसके साथ, वो आपको उसका उपयोग करना है। ठीक, थैंक यू फोन करने के लिए जी।
तो डॉक्टर साहब बात हो रही थी हमारी कि जो फसलें हैं इस समय, जैसे आपने तेलीय फसलों की बात की, तो उसमें पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो किस तरह किया जाता है और खास बातों का ध्यान रखा जाता है? जैसा मैडम अभी जैसे सरसों की हम बात कर रहे थे, तो सरसों में देखो हमारा जैसे एक इनको तिलहनी फसल कहते हैं, दूसरी हमारी जैसे जो हमारी सीरियल्स क्रॉप हैं गेहूं वगैरह, तो इन चीज़ों में क्या है ना, सल्फर एक सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होता है, और उसके साथ साथ आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। एक फोन और आ रहा है, आइए हम सीधा ले लेते हैं। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं शिवराज बोल रहा हूँ जी। शिवराज बोल रहे हैं, कहाँ से? यूपी अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ से बोल रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। जी मैम ये पूछना था, मैंने अभी एक 2 को सरसों लगाया है। अच्छा, अभी सरसों लगाई है आपने? जी। तो उसके लिए जैसे अभी मैंने ये 3 बीघा मतलब करीब 20 बिसे। अच्छा, 3 बीघा में लगाई है सरसों, ठीक है। तो क्या पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में? उसमें अभी मैंने एक बोरी 50 किलो डीएपी डाला है और एक 5 किलो सल्फर। अच्छा, 5 किलो इन्होंने डीएपी डाला है और 5 किलो सल्फर, 5 किलो सल्फर और 50 किलो डीएपी। जी। हाँ, तो उसके अलावा जैसे अभी मतलब वो बोलते हैं जैसे बीज भंडार वाले के ये 3 क्विंटल बीघा की होगा बीज, मतलब तो मैंने पिछली बार भी लगाया था तो वो 2 क्विंटल बीघा हुआ था। तो मतलब उसमें कोई क्या कुछ लगाना है, कुछ मतलब उर्वरक वगैरह आगे कैसे, तो उसके लिए जानकारी चाहिए थी। हाँ, तो जैसा आप बोल रहे हैं कि आपने डीएपी डाला है और सल्फर डाला है, आपने मिट्टियों की जैसे जांच कराई इस दौरान, तो क्या जैसे पोटास का आपने जैसे जिक्र नहीं किया, तो क्या पोटास आपने नहीं उसमें डाला, म्यूरेट ऑफ पोटास? पोटास नहीं डाला सर, डीएपी। हाँ, तो क्या ना देखो, ये सबसे बड़ी हम भूल करते हैं थोड़े किसान भाई। अब देखो किसान अपनी मिट्टियों में जैसे देखो ये तो मेजर पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, तो इनकी तो पहले आवश्यकता होती है। और इनकी यदि कमी है, जैसे आपने पोटास अभी नहीं डाला, और यदि पोटास की आपकी मिट्टियों में कमी है तो उसका क्या ना आपको मतलब बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। इवन सल्फर आपने डाला है, उसकी अलग महत्वता है, लेकिन साथ साथ आपको जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये 3 तो पहले हैं, फिर सल्फर है, फिर जिंक का भी आता है कि आपका मिट्टियों में, क्योंकि जैसे यूपी में क्या है ना, कई जगह जिंक की भी कमी पाई जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं किसान भाइयों को कि पहले मिट्टी परीक्षण कराएं और उसमें जांचें कि पहले आपको कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उनका आपको उपयोग करना है। सर वो मिट्टी की मैंने जांच कराई थी, तो हाँ जी, उन्होंने एक हेल्थ कार्ड दिया था। हाँ हाँ, देखा मैंने वो तो सारी चीजें सही मात्रा में बता रहे हैं। अच्छा, सारी मात्रा में पर्याप्त है, तो भी अपनी जो रिकमेंडेशन है ना पोटास की, जैसे 30 से 40 किलो है, उतना तो आपको डालना चाहिए। यदि वो पर्याप्त है तब भी अपन को जो उसकी रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइजर का, वो अपन को डालना है। सर वो एक और बात पूछनी थी, अभी आलू और लगाना है मेरे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आलू के लिए सर बताएंगे कुछ? हाँ, तो आलू के जैसे आप आलू लगा रहे हैं, तो देखो आलू के लिए वही है, एनपीके तो आपका मेन है, और फिर आपको जैसे उसमें आपका सॉइल हेल्थ कार्ड में जिंक का लेवल कितना है, पर्याप्त में मतलब कितना है सर, वो कुछ बताएंगे तो हम उस पे। हाँ सर वो मेरे को ध्यान नहीं है वो। अच्छा, वो देख लेना, यदि वो मतलब पर्याप्त नहीं है तो आपको जिंक सल्फेट भी डालना है 25 किलो पर हेक्टर के हिसाब से। सर वो कितना होना चाहिए एक बार मेरे को? 25 किलो। अच्छा, उसमें जो आपके सॉइल हेल्थ कार्ड में, हाँ, उसमें जैसे 0.6 से ऊपर होना चाहिए, पीपीएम है उसका, मिलीग्राम पर केजी लिखा होगा जी। सॉइल हेल्थ कार्ड आप पढ़ेंगे तो कितना सर, कितना? 0.6 मिलीग्राम पर केजी से ऊपर होना चाहिए, इससे कम है या इतना है तो आपको डालना है जिंक। हाँ जी। अच्छा, तो फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे टेलीफोन से और बहुत अच्छे से प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, तिलहनी जो फसल थी हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि क्या उसके लिए खास प्रबंधन किया जा सकता है? हाँ, तो मैडम जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे बीच में, जो किसान भाई ने पूछा वो भी इसी का, तिलहनी का जो जवाब था कि हमें जैसे जो मुख्य पोषक तत्व हैं अपने एनपीके, तो इनका जैसे मृदा के जो पोषक तत्व का लेवल यदि पर्याप्त नहीं है, जैसे हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं उनको,
जैसे लो, मीडियम, हाई। तो यदि उसमें मीडियम और हाई में है तो हम उनका मतलब 25% हम घटा के उनको डाल सकते हैं। और जब हमारा मीडियम है तो जितना रिकमेंडेशन है उतना हमको डालना है। और जब लो हमारी कैटेगरी है तो जांच में ये दिखाया जाता है कि आपका लेवल क्या है पोषक तत्व का। तो उसमें हमेशा हम किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं कि जो आपका रिकमेंडेशन है स्टेट का, जो राज्य ने आपको परामर्श किए हैं, उनमें 25% उसकी वृद्धि करके ही उन पोषक तत्वों का उपयोग करें। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, और हमारे किसान भी हमसे जुड़ रहे हैं। जिस तरह से मौसम का रुख बदलता है, बाजार का रुख बदलता है, उसी तरह से क्या मिट्टी के स्वभाव में भी परिवर्तन आता है? और अगर ऐसा परिवर्तन आता है, जैसे आपने एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी थोड़ी देर पहले कि हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे कोई अवांछनीय परिवर्तन पाते हैं अपने शरीर में, देखते हैं कि ये हुआ या वो हुआ है, ब्लड टेस्ट कराने का रेकमेंड या तो डॉक्टर कर देता है या कई बार समझदारी हम भी दिखा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, सीजन बदलता है, तो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, बदलाव आते हैं। क्या मिट्टी में भी आता है? मिट्टी का परिवर्तन पहली चीज तो दिखाई कैसे देता है? कैसे हम इसे स्वभाव से समझें? अगर मैं एक नया किसान हूं और मुझे ये समझ में आना चाहिए तो कैसे समझ में आना चाहिए? और दूसरा, अगर कोई अवांछनीय परिवर्तन दिखता है तो उसका त्वरित निदान क्या है? बिल्कुल, आपने रजत जी बहुत बढ़िया सवाल पूछा। और इसका देखो बिल्कुल सही बात है कि मौसम के अनुसार हमारी मिट्टियों में भी परिवर्तन होता है। जैसे अभी देखो आपने जो हमने जो मौसम जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये हमारा बरसाती सीजन था। तो बरसात के दौरान क्या होता है कि हमारे को बहुत सारा बरसात का पानी आता है, तो मिट्टियों में क्या इनकी अलग अलग जल धारण क्षमता होती है। तो उससे मिट्टियाँ अपना जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना अपना जो पानी है उसको होल्ड करती हैं। जब उनकी क्षमता पूरा हो जाता है तो उसके बाद मिट्टियों के ऊपर से पानी का बहाव होता है। अभी यदि किसान भाई इसको प्रॉपर अपना खेत का पानी, जैसे हम पहले खेत में रहे, गांव का पानी गांव में अपन जो चर्चा करते रही हैं, इसमें यही कहते हैं कि यदि खेत का पानी बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब वो हमारा बहुत सारा नुकसान कर रहा है। पानी के साथ साथ वो हमारे बहुत सारे पोषक तत्वों को ले जा रहा है। और ये यदि उस दौरान अपन ने इसका निवारण नहीं किया, इसको रोका नहीं, तो अगला जो सीजन आ रहा है हमारा, जो अब जो हम चालू करने जा रहे हैं रबी का सीजन, इसमें अपन को उसका खामियां भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने बहुत सारा पोषक तत्व पानी के साथ बहा दिया है। तो इस दौरान यदि जांच देखेंगे या मिट्टियों का पोषक तत्व लेवल देखेंगे, जिस मिट्टी से पानी बह चुका, तो पोषक तत्वों का लेवल वहां पे डाउन हो जाएगा, क्योंकि पानी के साथ चला गया। तो इस समय हमें वहां पे वो पोषक तत्वों को और अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, जिससे उनका लेवल पर्याप्त रहे और एक अच्छी फसल ले पाए। दूसरा, जैसे अभी पानी की जो हमारी कहते हैं कि बढ़वार पानी अच्छा रहता है, टेम्परेचर तापमान अच्छा रहता है, तो हमारे जो जैविक कार्बन है तो इनका जो डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, वो पर्याप्त होता है। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या होगा, तापमान आपका नीचे जाएगा, और तापमान नीचे जाएगा तो इसके जो हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, जो जैविक गतिविधियां हैं मिट्टियों में, वो थोड़ी धीमे पड़ जाती हैं। तो इसलिए हम किसान भाइयों को ये भी कहते हैं कि जो कंपोस्ट और ये सब चीजें हमें बरसात के सीजन में डालनी चाहिए। अभी हमें मतलब बहुत ही अच्छा मैन्योर है तो ही हमें उनको यूज करना चाहिए। एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे और पूछूंगी कि हमारे जो किसान भाई हैं, मौसम बदल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे फसलों के लिए, उनकी मिट्टी के लिए? बहुत ही संक्षेप में लेकिन उपयोगी। हाँ, देखो अभी जैसा मौसम हो रहा है और संभावना है कि बारिश भी हो सकती है, तो किसान भाई अपना पूरा तैयारी के साथ रहें। और जहाँ हल्की मिट्टियां हैं इवन उनमें तो बुआई भी कर सकते हैं, उससे बरसात होने के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ थोड़ी भारी मिट्टियां हैं उनमें थोड़ा इंतजार करें और बारिश के बाद ही समय पर बुआई करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सभी का उन फोन कॉल्स के लिए जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को आज और उपयोगी बनाया। एक बार फिर से दशहरे की शुभकामनाओं के साथ दीजिए रजत और प्रतिमा शर्मा और हमारे एक्सपर्ट, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर। और इस कार्यक्रम के जो प्रस्तुतकर्ता थे वो थे शिवनंदन लाल। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।